हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख वायु प्रदूषण जरूरी है तालमेल। ये यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो जो जीएस पेपर 3 है उसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है उससे हम रिलेट करके इसको देख सकते हैं। तो और इसमें कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं जिसको हम ऐसे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, एनसीआर मतलब होता है हमारे दिल्ली के आसपास का जो ज़िले है उसको कहते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर कहा जाता है। जैसे दिल्ली है तो बगलिया गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, बागपत है, हरियाणा का गुरुग्राम है और सारे जो आसपास के ज़िले हैं। तो मेन दिल्ली हो गया और दिल्ली के आसपास के ज़िले, इन सबको मिला करके जो क्षेत्र बनता है। दिल्ली तो कैपिटल है, अपना कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल है ये। लेकिन नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली के आसपास का जो रीजन है इन सबको मिला लें तो बन जाता है नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर। इसे कहते हैं एनसीआर। तो कैपिटल सी माने कैपिटल दिल्ली और नेशनल कैपिटल माने राष्ट्रीय हमारी जो राजधानी है दिल्ली, और इस दिल्ली के आसपास का जो रीजन माने स्थान है उसको मिला लें तो बन जाता है एनसीआर। तो ये है एनसीआर, यानी एनसीआर एक बड़ा गोला है, उसके अंदर में छोटा गोला हो जाता है दिल्ली। तो ये एनसीआर है और ये दिल्ली है। खैर, हर वर्ष जाड़े के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण बढ़ नहीं जाता है, वायु प्रदूषण का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी वायु प्रदूषण तो साल भर दिल्ली में बहुत ही बुरा होता है, और ख़ास करके जब ये पराली वगैरह जल जाता है पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में जब पराली जल जाती है तो पराली जलाने के बाद में जैसे मान लीजिए ये दिल्ली अपना ये पूरा एनसीआर है, तो इधर हरियाणा में, पंजाब में, पाकिस्तान में जो पराली जलती है धान का, गेहूं का, तो वो सारे धुएं जो आते हैं दिल्ली के पास में आ जाते हैं और दिल्ली के ऊपर पूरा छा जाते हैं, पूरा एनसीआर क्षेत्र में छा जाते हैं, जिससे ठंडी के सीज़न में स्मॉग बन जाता है। जैसे गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में क्या होगा कि ये जो धूल हैं वो सारे मीन्स ऊपर चले जाते हैं उड़ करके, क्योंकि गर्म वायु होता है तो वो हवाएं जब ऊपर की ओर गतिमान होती हैं तो सारी गंदगी वगैरह को भी ऊपर लेकर चले जाते हैं। लेकिन ठंडी के सीज़न में क्या होता है कि जो वायु होता है ठंडी होती हैं, तो ठंडी वायु नीचे की ओर भारी होती हैं तो नीचे होती हैं, वो ऊपर जा नहीं पाती हैं। अब नीचे जो भी हवाएं आएंगी, गंदी जो जहरीली हवाएं आएंगी वो ऊपर जा नहीं पाएंगी, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं जो हैं वो नीचे पहले से प्रेशर कास्ट कर रही हैं, प्रेशर बना रही हैं। तो ये सारी के सारे जो हवाएं हैं, जहरीली हवाएं हैं, वो इसी के नीचे ट्रैप हो जाती हैं, जिससे बन जाता है स्मॉग। इसी को कहा जाता है स्मॉग। तो दिल्ली में स्मॉग की बड़ी समस्या है, और एक साल यूपीएससी में ये प्रश्न भी आया था कि कैसे ये स्मॉग की समस्या है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, इसको कैसे, इसके क्या क्या कारण हैं, इसको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो मेन कारण तो यही है। और दूसरा मेन कारण क्या हो सकता है स्मॉग होने का दिल्ली में, वो ये कि समुद्र, जैसे हमारा जो महासागर है वो यहाँ पर है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, और दिल्ली जो है वो ऊपर है काफ़ी। तो जब यहाँ से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, जल क्षेत्र से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, इससे भी स्मॉग वो छट नहीं पाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि अपना ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र के आसपास की जो भूमि है, यहाँ की जो भूमि है, तो इधर की हवाएं यहाँ पर आती हैं, यानी कि जो जलीय क्षेत्र से हवाएं असली क्षेत्र में आती हैं, असली क्षेत्र से हवाएं जलीय क्षेत्र की ओर जाती हैं। ऐसे यहाँ पर भी जलीय क्षेत्र से हवाएं असली क्षेत्र की ओर आती हैं, असली क्षेत्र से हवाएं जलीय क्षेत्र की ओर आती हैं। तो यहाँ की जो वायु प्रदूषण है या जो यहाँ की वायु है उसमें परिवर्तन होता रहता है नियत। लेकिन जो दिल्ली है, जैसे हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, दिल्ली यहाँ पर है, तो ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा मुश्किल है कि यहाँ की हवाएं यहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ की हवाएं यहाँ तक आ जाएंगी, फिर यहाँ की हवाएं यहाँ तक आ जाएंगी लौट करके, फिर यहाँ की हवाएं यहाँ तक लौट के, तो ये मुश्किल बात है। तो समुद्र से दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पे स्मॉग की समस्या हो जाती है। तीसरा जो मेन कारण है वो ये कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है वहाँ पर जितनी सड़कें हैं या जो वहाँ की जो सड़कें की जो क्षमता है, तो उस क्षमता से ज़्यादा वहाँ पर वाहन चलते हैं, व्हीकल्स जो हैं ज़्यादा चलते हैं। तो व्हीकल्स अगर सड़क की क्षमता से ज़्यादा चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ ही जाएगा।
तो ये कुछ कारण हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को संहिताबद्ध करने वाले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको ग्रैप कहा जाता है, ये मतलब दिल्ली सरकार खूब करती है इसको, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान खूब करती है। इससे कुछ होता नहीं वो ज़्यादा। इसमें क्या है कि जैसे ये कर दिया कि जनरेटर नहीं चला सकते, उसमें ऑड इवन नियम लागू हो जाता है कि जैसे जो गाड़ी नंबर है, किसी भी गाड़ी नंबर, तो लास्ट में या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा, ऐसे हो सकता है। भाई गाड़ी का संख्या है 3-4 संख्या जितने भी होते हैं उसमें अंक होते हैं, तो लास्ट में या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा। तो जो इवन नंबर वाली गाड़ियां हैं वो इवन डेट्स को गाड़ी चला सकती हैं, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऐसे। तो 2 तारीख इवन नंबर है, 4 तारीख इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले डेट को ही गाड़ी चला सकती हैं, माने वो गाड़ियाँ चल सकती हैं जिनका गाड़ी नंबर लास्ट में इवन नंबर में हो। और ऑड नंबर वाले डेट पर गाड़ी वो वाहन चला सकते हैं जिनके वाहन का अंतिम अंक ऑड नंबर हो, तो इसे कहते हैं ऑड इवन का रोल। तो ये सब लगाते रहते हैं ऐसे। फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ये भी दिल्ली सरकार प्रयास करती है कि जो कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर निर्माण कार्य थोड़ा सा मतलब रेगुलेट करके किया जाए, ये सारी बातें हैं। तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसे और अधिक असरदार बनाया जा सके। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है हवा के खराब हो जाने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय अधिक सक्रियता दिखाते हुए पहले ही उपचारात्मक उपाय अपनाने पर जोर। ये अग्रिम कदम भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित अग्रिम चेतावनी प्रणाली तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताए गए पूर्वानुमानों द्वारा निर्देशित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सीमा का निर्धारण अब हवा में PM 2.5 या PM10 पार्टिकुलेट मैटर, PM माने होता है पार्टिकुलेट मैटर, व घनत्व के बजाय एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सूचकांक के आधार पर किया जाएगा। AQI सूचकांक को हवा की गुणवत्ता का अच्छा संकेतक माना जाता है क्योंकि यह उन अधिकांश प्रदूषक तत्वों को ध्यान में रखता है जो फेफड़ों के माध्यम से मनुष्य की रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी तथा अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में एक और बदलाव है, एक स्रोत विभाजन प्रणाली की प्रस्तुति, जिसके माध्यम से यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कब किस प्रदूषक तत्व ने प्रदूषण बढ़ाने में कितना योगदान किया। ऐसा करने से हालात और स्रोत के आधार पर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। बहरहाल NCR के आसपास के राज्यों में फसल अवशेष अर्थात पराली जलाने से उठने वाली धुआं अक्टूबर से मध्य नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान करता है। यह अभी भी चिंता का विषय है। आसपास के राज्यों को इस मोर्चे पर कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वे इस दिशा में पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। अगर दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में है, के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अकेले पंजाब में फसल अवशेष जलाने की 192 घटनाएं हो चुकी हैं। इस वर्ष पराली जलाने की घटनाएं और बढ़ सकती हैं क्योंकि देर से हुई बारिश के कारण धान की फसल प्रभावित हुई है। इससे रबी फसल की बुआई के लिए समय और कम हुआ है। रबी माने गेहूं वाली फसलें जो ठंडी में बोई जाती हैं, दिसंबर में बोई जाती हैं, उसे कहते हैं रबी की फसलें। जाहिर है ऐसे में खेतों में बचे खुचे अवशेषों को जलाकर खेतों को अगली फसल के लिए जल्दी तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। ये मामला समझ होंगे कि खरीफ की फसल जो है वो लेट से हो रही है क्योंकि बारिश देर से आई थी। जब फसल लेट से कटेगी तो उसकी पराली जलेगी, और रबी की फसल को बुआई करना है जल्दी से, तो इसके लिए खेतों को खाली करना पड़ेगा। इस मसले से निपटने के लिए सुविचारित और परिणामोन्मुखी रणनीतियां अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन सब बातों के बीच इस वर्ष NCR में प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन की संभावना एक और वजह है।
दिल्ली सरकार ने स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण रोकने के लिए 15 बिंदुओं वाली एक योजना की घोषणा की है। उसके ये कदम भी ग्रैप के तहत उठाए जाने वाले कदमों के पूरक के रूप में काम करेंगे। AQI की निरंतर निगरानी के लिए ग्रीन वार रूम की स्थापना की गई है, ताकि कचरे को जलाने पर रोक लगाने और डीजल संचालित बिजली जनरेटरों पर नियंत्रण कायम करने, निर्माण गतिविधियों रोकने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का शहर में प्रवेश रोकने आदि की रणनीतियां बनाई जा सकें, या स्कूल बंद करने अथवा घर से काम करने की सलाह, यानी जिसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम की सलाह जारी करने को लेकर नीति तैयार की जा सके। सरकारी अधिकारियों और स्वयंसेवकों की कई टीम बनाई गई हैं, ताकि स्वाभाविक या संभावित प्रदूषकों पर नज़र रखी जा सके और उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकें। इससे भी अहम बात यह है कि प्रदूषण के आधिक्य वाले चिन्हित इलाकों में एंटी स्मॉग गनों की सेवा ली जा रही है। बहरहाल इन तमाम उपायों की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पड़ोसी राज्य कितना सहयोग करते हैं। अगर इनमें से कोई भी राज्य कमी दिखाता है तो अन्य राज्यों को अच्छा काम विफल हो जाएगा। NCR की वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयुक्त और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को वायु प्रदूषण के खिलाफ समन्वित लड़ाई सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभानी होगी। तो ये था इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।